नमस्ते सभी प्यारे साथियों। आज एक महत्वपूर्ण सेकेंड ग्रेड के विषय हिंदी पर चर्चा करेंगे। आज का जो पेपर हुआ था उसके आधार पर हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि आगे आने वाले हिंदी का जो पेपर है सेकेंड ग्रेड का, उसमें हम हिंदी विषय की तैयारी कैसे करें। आज किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले कि आज का जो पेपर हुआ था उसमें 150 नंबर के जो क्वेश्चन थे वो हिंदी के कौन कौन से भाग से कितने कितने नंबर से प्रश्न बने। दूसरा, प्रश्नों का स्तर कैसा था। तीसरा, आगे आने वाली जो सेकेंड ग्रेड की भर्ती है उसमें हिंदी के कौन कौन से भाग से कितने कितने प्रश्न बनने की संभावना है। और चौथा, हमको अब जो हम सेकेंड ग्रेड हिंदी की तैयारी करने वाले हैं उसमें कौन से भाग पर कैसी कमांड स्थापित करनी है। क्लियर है। दूसरी बात, आज हम आंसर की पर बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि आज जो वास्तव में पेपर बना था वो पेपर था कैसा। पेपर के अंदर जो अलग अलग भाग हैं उसमें से अलग अलग भाग में से क्वेश्चन बने कैसे थे। तो अंत तक मेरे साथ में रहना। सेकेंड ग्रेड हिंदी विषय की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो के बाद में एक बेहतर माइंड सेट कर पाएंगे अपने सिलेबस के प्रति, सिलेबस में अंक विभाजन के प्रति और आगे तैयारी के प्रति। ठीक है, मेरे साथ में रहना। जो अभी पेपर हुआ है उसमें व्याकरण से क्वेश्चन कितने बने थे, तो व्याकरण से क्वेश्चन बने हैं 90 के आसपास, 90 प्रश्न। हम ये देखेंगे कि वो 90 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कठिन थे, कितने क्वेश्चन सामान्य थे और कितने क्वेश्चन सामान्य से कम थे। अब हम उस पर भी बात करेंगे कि आगे आने वाले सेकेंड ग्रेड में व्याकरण पर हमको किस तरह से फोकस करना है ना। हम अगर व्याकरण से डर रहे हैं कि अगर 90 क्वेश्चन व्याकरण से बने हैं तो आपको मैं बता दूं कि उसमें 45 क्वेश्चन के आसपास लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो रटने पर आधारित थे, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव और वर्ण विचार। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनको रटा जाता है, जिनको समझा नहीं जाता है। समझने वाले टॉपिक कौन से होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य विचार। ये समझने वाले टॉपिक है कि स्टूडेंट समझेगा तभी उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएगा। पर इसमें से 45 क्वेश्चन यानी 90 में से 50% क्वेश्चन ऐसे बने हैं जिनको समझ पर कोई क्वेश्चन नहीं था, उसको केवल अपन को रटना था, उस पर आधारित थे। ठीक है, अपन इस पर भी बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा भाग है सिलेबस के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देख ले कि सेकेंड ग्रेड का पेपर होता कितने नंबर का है? 300 नंबर का। अच्छा, अगर ये 300 नंबर का होता है तो इसमें प्रश्न की संख्या कितनी होती है? 150। तो हम ये देख रहे हैं कि 150 प्रश्न जो बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास से प्रश्न बने थे 15। हम इस पर विस्तृत बात करेंगे ना। स्नातक स्तरीय रचना से प्रश्न बने थे 15। काव्य शास्त्र से प्रश्न बने थे लगभग 7। भाषा और लिपि एक टॉपिक है जिसमें हमको 6-7 पेज का कंटेंट तैयार करना पड़ता है, पर इतने से कंटेंट में प्रश्न बन जाते हैं लगभग 4 से 5। और शिक्षण विद्या तो सेट ही है कि इसमें से प्रश्न बनने हैं 20। तो इन सब का अगर हम रेशो निकालें तो एवरेज हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं 150, 90 + 15 + 15 + 7 + 4 + 20। अब अगर हम सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो किन किन बातों पर ध्यान रखें आज के पेपर को देख करके। आगे जो होने वाला सितंबर में सेकेंड ग्रेड का हिंदी का पेपर है उसमें सिलेबस के कौन कौन से भाग पर ज़्यादा वेटेज करना है, सिलेबस के भाग को कैसे कवर करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, इतिहास को कवर करने के लिए क्या अप्रोच हो हमारे पास में, काव्य शास्त्र के प्रति क्या अप्रोच हो, कौन सा भाग मेरा बहुत ज़्यादा कठिन है, अगर वो बहुत ज़्यादा कठिन है तो क्या ऐसी तैयारी की जाए कि उस भाग में से मिनिमम हम क्वेश्चन कर सकें, मैक्सिमम हम प्रश्न कर सके। उन सब पर चर्चा करते हैं। मेरे साथ में रहना, ध्यान से देखना। तो क्लियर हो गया कि सेकेंड ग्रेड विषय हिंदी में व्याकरण, साहित्य का इतिहास, स्नातक स्तर की गद्य और पद्य की रचनाएं, काव्य शास्त्र, भाषा और लिपि और शिक्षण विधियों से प्रश्नों की संख्या का भार ऐसा था। तो मैंने 150 के हिसाब से विभाजन किया। 150 में से 90 क्वेश्चन, 150 में से 15 क्वेश्चन, 150 में से 15 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि व्याकरण का विभाजन सबसे ज़्यादा है। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हिंदी साहित्य के इतिहास से और काव्य शास्त्र से डरता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत बड़ा है और काव्य शास्त्र में समझ विकसित करना बहुत टेढ़ी चीज़ है। तो काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास पर भी बात करते हैं। अब मैंने इस 90 क्वेश्चन को देखा तो इसमें से मैंने देखा कि लगभग 42 प्रश्न के आसपास प्रश्न ऐसे थे और लगभग 45+ प्रश्न ऐसे थे जो समझने पर थे। अच्छा, समझने पर थे मतलब क्या? तो मैं वापस कह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक से बने प्रश्न
जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाए गए हो और अभ्यर्थी के द्वारा समझ विकसित कर कर समझे गए हो उसके बाद ही कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न बने? संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। ये तो हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विकारी शब्द। अविकारी शब्द से क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। उसके बाद में शब्द, शब्द में संधि, सर्वनाम, विशेषण और संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और उसके बाद में वाक्य विचार। तो उसमें से जो 45 के आसपास क्वेश्चन बने हैं वो बिल्कुल समझने वाले क्वेश्चन थे। हम किसी से समझेंगे तो इन 45 क्वेश्चन को कर पाएंगे, या बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तब इन 45 क्वेश्चन को करने में महारत हासिल होगी। पर 42 क्वेश्चन सीधे सीधे रटने वाले थे। पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, एक ऐसे टॉपिक हैं जो संबंधित गाइड के अंदर या 9वीं से 12वीं की जो व्याकरण की बुक चलती है उसके अंदर अगर आपने अच्छी तरह से कवर कर लिया 10, 15, 20, 25 बार इसका रिवीजन कर लिया है तो वो अचेतन मन के अंदर पड़े रहते हैं और क्वेश्चन जब करने जाते हैं तो वो राइट होते हैं। जब मैंने सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दिया था 2012 के आसपास, उस समय व्याकरण के साथ में 9वीं और 10वीं की किताबें हुआ करती थी। तो व्याकरण के क्वेश्चन 35 बनते थे और 9वीं और 10वीं की किताब में से क्वेश्चन 35 बनते थे, तो व्याकरण का भार कम हो जाता था। अब व्याकरण का भार ज़्यादा हो गया है। तो आप एक माइंड सेट करो कि व्याकरण में मुझे अगर 50% रेशो कवर करना है तो रटने वाले टॉपिक को मुझे हाईलाइट करना है। विलोम, पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द को पढ़ने की अप्रोच क्या हो? तो आप जब पर्यायवाची शब्द पढ़ो संबंधित जिस बुक के अंदर, तो आपके पास में एक अलग इंक का पेन रहे और आप देखो कि आप अगर 150 शब्द पढ़ रहे हो पर्यायवाची के या 100 शब्द पढ़ रहे हो विलोम के, तो आप उसमें से 60% शब्द ऐसे छाटो जो कठिन है और उस पर आप राउंड लगा दो। एक के बाद में 2-3 छोड़ दो, फिर चौथा राउंड, फिर कोई कठिन आया तो उस पर राउंड। तो जब दूसरी बार या तीसरी बार रिवीजन करने के लिए जाओ तो आप उस राउंड के लगे हुए शब्द को ही विलोम के रूप में याद करो, पर्यायवाची के रूप में याद करो। तो बार बार उसी पर जब हमको कठिन लग रहा है उसी को हमने अलग कर लिया, उसको राउंड से हमने चिन्हित कर लिया और बार बार उसी पर हम रिवीजन करेंगे तो एक अच्छी महारत उस पर हासिल हो जाएगी। ठीक है, ये व्याकरण है। तो व्याकरण से 90 क्वेश्चन बने। अब हिंदी साहित्य का इतिहास देखो। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन तीनों कालों को कवर करने में स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में साहित्यकारों की संख्या कम है, विधा केवल पद्य है। तो पद्य विधा है, साहित्यकारों की संख्या कम है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, हिंदी के 4 कालों में 3 काल कवर करने में स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल स्टार्ट होता है तो हिंदी के अंदर अलग अलग विधाएं प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कि काव्य के अंदर, पद के अंदर स्टार्ट हो जाता है भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, इसके बाद में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। और आधुनिक काल के इस उप विभाजन के अंदर भारतेंद्र युग के खूब सारे कवि, द्विवेदी युग के खूब सारे कवि, छायावाद के खूब सारे कवि, प्रयोगवाद के खूब सारे कवि, नई कविता के खूब सारे कवि, और खास बात हर कवि की 5-5, 6-6 रचनाएं। चलो यहाँ तक हम कर ले। उसके बाद गद्य की दूसरी, आधुनिक काल की दूसरी विधाएं स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कहानी, जैसे उपन्यास, निबंध, संस्मरण, और उन सबको पढ़ना। तो एक तरफ आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों को साइड में कर दो और एक आधुनिक काल को साइड में कर दो। अब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं 15 प्रश्न भी अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो आज के पेपर को देख करके ये एनालिसिस कर रहा था कि हिंदी का व्याकरण का भार थोड़ा सा कम करके हिंदी साहित्य के इतिहास से लगभग 25 प्रश्न तक बनने चाहिए थे और स्नातक स्तर की रचनाओं से लगभग 20 प्रश्न बनने चाहिए थे। तो इसमें से अगर 10-20 प्रश्न कम कर देते और इन दोनों का वेटेज बढ़ाते तो एक अच्छी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता, क्योंकि व्याकरण के बाद में स्नातक स्तर की रचनाएं और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत, जो स्टूडेंट अच्छी तैयारी कर रहा है वो उसको बहुत मजबूत करके रखता है। अगर इसमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फायदा होता। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास 15 क्वेश्चन बने, आप देख लो। 15 क्वेश्चन में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से कितने क्वेश्चन बने आज का पेपर देख करके उसका एनालिसिस करो। मैं तो कह रहा हूँ कि आज का ही पेपर नहीं, हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को आज के बाद में पिछली 3 बार जो सेकेंड ग्रेड हुई थी उसका पेपर लो और देखो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से कितने क्वेश्चन बने थे। अच्छा, बने थे तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल से कितने क्वेश्चन बने, आधुनिक काल से कितने क्वेश्चन बने। अच्छा, हमेशा अगर हम पिछले 2-3 भर्तियों का एवरेज निकाल करके देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास से इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरे पास आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल को पढ़ने की क्या अप्रोच हो। अगर हम 2-3 बार पढ़ ले तो उसको हम शॉर्ट कैसे करें, हम PYQ देख लिया है, इसके बाद MCQ कैसे सोल्व करें, ये हर स्टूडेंट के अंदर एक अपनी समझ होनी चाहिए, एक अपना प्लान होना चाहिए, तब जाकर के इस भाग को वो कवर कर पाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि जिसका हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मजबूत है उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा कि हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में
इतने सारे कालों के अंदर इतने सारे कवियों, इतने सारे निबंधकार, इतने सारे कहानीकार, इतने सारे उपन्यासकार, मुझे सब याद है। और अगर ये कॉन्फिडेंस किसी स्टूडेंट के अंदर है तो उसके दूसरे भाग को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा करता है। क्लियर है? आगे चलो। स्नातक स्तर की रचनाएं आप देखोगे तो उसमें गद्य भी है और पद्य भी है। अच्छा, पद्य में बड़ी बड़ी पद्य के कवि कौन है? तो तुलसीदास के बाद में कबीर, ये दोनों बहुत बड़े हैं। उसके बाद मीराबाई, बिहारी, सूर्यमल मिश्रण, रामधारी सिंह दिनकर और इसके बाद में जयशंकर प्रसाद। तो कामायनी है, कुरुक्षेत्र है, इसके बाद में रामचरितमानस का एक भाग है, कबीर के रचनाएं हैं, मीरा के पद हैं, वीर सस्य सूर्यमल मिश्रण का है, और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि है, मोहन राकेश का उपन्यास है और बहुत 4-5 कहानियां हैं। तो आज 15 क्वेश्चन का एनालिसिस करें तो 8 प्रश्न बने थे पद वाले भाग में से और 7 प्रश्न बने थे गद्य वाले भाग से। तो गद्य में 7 क्वेश्चन, 8 प्रश्न पद्य में। अब पद्य में 8 रचना है तो आप एवरेज मानो कि हर रचना में से एक प्रश्न आज बना है। आज का पेपर देखो, पिछले 2-3 सेकंड ग्रेड का पेपर देखो और देखो कि स्नातक स्तर की रचनाओं में से एवरेज कितने प्रश्न बनते हैं। फिर एक प्लान माइंड सेट करो कि हाँ, अब मुझे इस भाग को ऐसे कवर करना है। ठीक है, अब स्नातक स्तर वाला हम कवर करें कैसे? तो जब मैंने तैयारी करी थी तब मैंने असाध्य वीणा को पूरा का पूरा अलग छाट लिया था। अब असाध्य वीणा में प्रियमवत क्या कह रहा, तो मैंने अलग नोटबुक बनाई थी, उसमें प्रियमवत लिख करके प्रियमवत की जो लाइनें थी उसको शॉर्ट में लिख दिया था। किरीटी तुरु क्या बातें कह रहा है उसको किरीटी तुरु हेडिंग डाल करके उसके पूरे के पूरे पार्ट के अंदर किरीटी तुरु की जो शॉर्ट लाइनें थी वो अलग कर ली थी। तो प्रश्न बनता है कि लाइन किसने कही है? 4 ऑप्शन, किरीटी तुरु, प्रियमवत, राजा या सैनिक, तो हम छाट पाते हैं। वीर सस्य रचना पढ़ी, एक लाइन नीचे अंडरलाइन करी और अंडरलाइन करके उसका शब्दार्थ अलग से लिखा, तो उस टाइप के प्रश्न रेखांकित का क्या अर्थ निकलता, 4 ऑप्शन में से हम अलग कर पाते हैं। तो ये बार बार रिवीजन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जितनी बार इसको आप रिवीजन के प्रोसेस से गुजरोगे उतना स्नातक स्तर की रचनाओं पर हमारी कमांड सेट होती जाएगी। तुलसीदास को पूरा कभी मत पढ़ो, कबीरदास जी को पूरा कभी मत पढ़ो, लेकिन 6 इसके अलावा जो रचनाएं उसमें इतनी अच्छी कमांड सेट कर लो कि उन 6 में से कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तुलसीदास का पाठ सारांश जो आता है आपकी गाइड के अंदर 5-6 पेज का, उस पाठ सारांश को पढ़ लोगे तो अगर प्रश्न बनेगा तो हमारा सही हो जाएगा, नहीं तो पूरा का पूरा एक अध्याय पढ़ना, एक भाग पढ़ना रामचरितमानस का बहुत टेढ़ी चीज होती है। तो उस चीजों को भी माइंड में रखना। ठीक है, दूसरा, बिहारी को पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी क्योंकि बिहारी के पद का अर्थ कुछ अलग निकल रहा है और उसका वास्तव में बिहारी उस पद के माध्यम से समझाना कुछ अलग चाह रहा है। तो आप अगर वास्तव में पुराने स्टूडेंट हो और अगर आपने ये पढ़ रखा है तो इन बातों को आप अच्छी तरह से समझ भी पा रहे होंगे। क्लियर है? मैं वापस कह रहा हूँ कि आज पेपर का हम चाहते तो इसका ये आंसर है, इसका आंसर है कर सकते थे, पर मैं आपका एक समझ विकसित करना चाह रहा हूँ कि आज के पेपर के बाद अगला जो 2nd ग्रेड का पेपर होगा उसमें आपके 2nd ग्रेड के हिंदी विषय के भागों को आप कैसे कवर करो, आज के पेपर को ध्यान में रखते हुए। क्लियर है? आगे चलो। काव्यशास्त्र मेरे को तो सर्वाधिक डराता था, पर काव्यशास्त्र की एक अच्छी बात यह है कि काव्यशास्त्र से अगर 7, 8, 9, 10 जब भी प्रश्न बनते हैं तो उसमें रस में, छंद में, अलंकार में, काव्य दोष में, काव्य गुण में, काव्य रीति में जब भी प्रश्न बना है तब परंपरागत जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उसी को माध्यम बना करके काव्य दोष पूछा गया है, काव्य गुण पूछा गया है, काव्य के रीति पूछी गई है, तो शब्द शक्तियां पूछी गई है। तो एक बार तो सिंपल सा आपको रस, छंद, अलंकार, काव्य दोष, काव्य गुण उसकी परिभाषा याद हो जाए, कौन से इतिहासकार ने इसके बारे में क्या परिभाषा दी वो याद हो जाए, और एक फेमस जो पद भाग हैं उसके पद की जो पंक्तियां हैं उससे काव्य दोष, काव्य गुण या रस, छंद, अलंकार के प्रश्न बनते हैं, वो जो आपके संबंधित गाइड के अंदर है उस पर अगर आप काम कर लोगे तो आराम से इस भाग को अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है भाषा और लिपि। भाषा और लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के अलावा हम बात कर रहे हैं भाषा, हिंदी की भाषा जो 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। इसकी कितनी बोलियां हैं, कौन कौन से भाग में कौन कौन सी हिंदी की बोली जाती है। तो सिंपल सा 6 या 7 पेज में अपना एक कंटेंट तैयार हो जाता है। 4 या 5, 6 या 7 बार रिवीजन हो गया तो हम 4 में से 4 प्रश्न सही कर पाते हैं। तो इस भाग को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करें। भाग छोटा है, प्रश्न 4 हैं, कंटेंट कम है और राइट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और शिक्षण विधियों की बात करें तो भाषाई कौशल, हिंदी की शिक्षण विधियाँ अगर हम बात करें तो जितना हम 1-2 बार पढ़ करके इसके PYQ और MCQ सोल्व करते हैं तो इस MCQ और PYQ को देखने के बाद में इसमें कॉन्फिडेंस आता है कि अच्छा ऐसे प्रश्न बनते हैं, इसके 4 ऑप्शन जब होते हैं तो इस टाइप के प्रश्न का इस टाइप का आंसर निकलता है। ये PYQ और MCQ एक बार कंटेंट तैयार करने के बाद उस पर ज़्यादा डिपेंड है। ठीक है, तो वापस आओ,
आज हमारा जो पेपर हुआ था हिंदी का कितने नंबर का था? 300 नंबर का। कितने प्रश्न बने? 150। सर्वाधिक प्रश्न ग्रामर से, ग्रामर में समझ विकसित वाले प्रश्न 45, बाकी हम इसको याद करके जा सकते थे 42 क्वेश्चन उस टॉपिक में से, ऐसे 42 प्रश्न थे। हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न बने 15, स्नातक स्तर रचनाओं से प्रश्न बने 15, काव्य शास्त्र से प्रश्न बने 7, भाषा लिपि से प्रश्न बने 4 और शिक्षण विधियों से प्रश्न बने 20। नंबर ऑफ पोस्ट सेकेंड ग्रेड के अंदर कम है। मैं वापस आपको कह रहा हूं कि इन भागों को बहुत अच्छी तरह से कवर करो, टीचर के द्वारा पढ़ाए गए क्लास नोट्स के शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट करो। और दूसरी चीज, संबंधित आपकी जो गाइड है उस गाइड के अंदर स्नातक स्तर की रचना और काव्य शास्त्र को बहुत मजबूत करो। भाषा और लिपि के सेल्फ नोट्स बनाओ, हिंदी साहित्य के इतिहास के सेल्फ नोट्स बना करके उसके कुछ ट्रिक सेट करो ताकि हिंदी साहित्य के इतिहास हमको याद रह सके। जैसे द्विवेदी में आने वाले 8-10 कवि हैं तो उनको 8-10 कवियों के आगे आगे वाले एक 2-2 वर्ण लेकर ट्रिक बना दो। भारतीय युग के कवियों के आगे आगे वाले 2 वर्ण लगा करके उनके 9-10 कवियों की ट्रिक बना दो। इस तरह से इसको इजी करने की कोशिश करो। व्याकरण आपको पता ही चल गया कि अगर 50-50% प्रश्न है तो वो इस कैटेगरी के अंदर बनते हैं। कंप्लीट है। एक और समझ विकसित करना कि इतना पूरा भाग हम कवर करते हैं तो व्याकरण को हम मजबूत कर रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन भी सर्वाधिकार हैं, और जितना व्याकरण हमारा मजबूत होगा तो सेकेंड ग्रेड के जस्ट 2-3 महीने के बाद लेवल 2 थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जब होगी तब हिंदी विषय में 120 नंबर का व्याकरण ही पूछा जाता है और 20 नंबर की शिक्षण विद्या पूछी जाती है। तो अगर उसमें हम 1, 2, 3, 4 भाग हटा दें तो व्याकरण और शिक्षण विद्या से 140 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन दोनों भाग को भी बहुत अच्छी तरह से मजबूत कर लेना। आशा करता हूं कि इस शॉर्ट वीडियो से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि हिंदी का सिलेबस कितने भागों में बटा हुआ है और पेपर के अंदर हर भाग का अंक विभाजन और नंबर के हिसाब से रेशो क्या रहता है। अच्छी तरह से आप समझे होंगे इस बात को, ऐसी आशा है। धन्यवाद। मिलते हैं अपन किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।